फूडी बाबा, मतलब बाप बन जाए हर चीज के और उसमें नुक्स निकालें। जितने सारे लोग मुझसे डिस्कस करने आते हैं ना, वो मुझसे सिर्फ एक लफ्ज यूज करते हैं, बुराई और तनकीद। आप उससे क्यों नहीं पूछते जो अच्छाई करता है? कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी खाने की बुराई की हो और किसी साहब का फोन आ गया हो कि भाई हमारे रेस्टोरेंट के खाने की बुराई कर दी आपने? लंबी लिस्ट है, बहुत सारे लोगों के धमकी वाले मैसेजेस भी आए हैं, पुलिस से भी धमकियां आई हैं, हमारे बच्चों को उठा लेंगे। अच्छा। वीडियो अगर वीडियो डिलीट नहीं करोगे। ये शॉट हमने कट किया है। क्या हुआ था आपको, आपके सामने क्या हुआ, आप मुझे बताइए। अभी हमारे सामने आ गई कॉल। भी हमारा ये इंटरव्यू को हमने बीच में रोका है कि एक साहब की कॉल आ गई एक रेस्टोरेंट के बारे में, जो उन्होंने कहा कि मेरा तो खाना सबको अच्छा लगता है, आपको अच्छा नहीं लगा, ये और वो ना नहीं अच्छा लगा। कराची में सबसे अच्छा रेस्टोरेंट कौन सा है या खाना कहाँ का सबसे अच्छा है? देखें, अगर मैं बिरयानी की बात करूं, मेरे फेवरेट जो बिरयानी में हैं वो खाने का, तो हम कराची में देखते हैं कि भाई जिसने खाने का खोल लिया ना उसके तो बस रश लग जाता है उसके आगे। ये गलत फहमी है। अच्छा, यानी कि इन शॉर्ट एक बंदे ने 10 लाख रुपए एक रेस्टोरेंट पे लगाए, अगर वो रेस्टोरेंट नहीं चला तो पूरे के पूरे 10 लाख तेल नहीं होंगे, 16 लाख तेल होंगे। 16 लाख तेल। हाँ। अब लड़के क्या करते हैं या बच्चे आजकल के हमारे, जिनको ये आजाद चाय वाला और रेहान अल्लाह वाला ने चूतिया बनाया हुआ है कि भाई मैं जो हूँ बिजनेस खोल लो। जिस मोहल्ले में भी आप रहते हो, आपके मोहल्ले में पिछले 5 साल में 50 रेस्टोरेंट खुल के बंद हुए होंगे। बंद होते हुए नहीं देख रहे ना भाई, बंद भी होते हैं। मैंने खुद 3 रेस्टोरेंट बंद किए हैं। तो आप किसको पसंद करते हैं? आप फ्री टाइम में किसकी वीडियोस देखते हैं? हमारे भाई हैं, छोटे भाई हैं, कुछ एक्स्ट्रा कर सुमेर जी। मेरे हिसाब से उससे अच्छा वॉइस ओवर मैंने शायद ही किसी बंदे का देखा। अच्छा, तो हमजा भट्टी भी बहुत जबरदस्त वीडियोग्राफी करता है। ये और बात है कि सारे रिव्यूज जाली होते हैं उसके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सालिक, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है सर। इंसान का सबसे कीमती उसका वक्त होता है। आपने हमें अपना वक्त दिया, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। यार माजरत, आप लोगों ने तो मुझे अपने ऑफिस बुलाया था, बट वो मेरे शेड्यूल ऐसे होते हैं कि निकलना मुश्किल होता है। तो बस आप लोगों की बड़ी मेहरबानी है कि आप लोग यहाँ मेरे पास ऑफिस में आ गए, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, फूडी बाबा जी, मतलब फूडी और बाबा जी, मतलब फूडी भी है, खाने वाला भी। अब अच्छा, बाबा जब हम सुनते हैं ना तो हमारे जहन में तनकीद आ ही जाती है, मतलब बाप बन जाए हर चीज के और उसमें नुक्स निकालें। तो ये नाम कैसे और ये काम कैसे? फूडी बाबा बेसिकली मैं जो हूँ वो 2 साल, तकरीबन 2 साल 1 महीना या 2 साल 2 महीने हुए हैं हमको फूडी बाबा को स्टार्ट किए हुए। खाने का शौक तो बचपन से ही है, कनेक्टेड भी हूँ इंडस्ट्री में। इससे पहले मैं रिव्यूज़ लिखता था, ब्लॉग्स लिखता था, तमाम सोशल मीडिया के मेन पेजेस पे। तमाम इंडस्ट्री के जो बड़े रेस्टोरेंट्स हैं उनके ओनर से मुलाकात भी है, सलाम दुआ भी है। बस ये एक पाकिस्तान के बड़े नामवर वीडियोग्राफर हैं आमिर भगत। आमिर भगत साहब ने कोर्स लॉन्च किया था 2022 में। 2022 में उन्होंने कोर्स लॉन्च किया था वीडियोग्राफी का, फिल्म मेकिंग बेसिक्स का। तो मुझे सीखने का बड़ा शौक है, मैं चला गया सीखने। तो वहां से आइडिया आया कि मोटिवेशनल स्पीकिंग करता हूँ। ये जो बच्चों को आजकल गुमराह किया जाता है, पढ़ो नहीं बस स्किल पे लग जाओ, तो मैंने कहा इसके ऊपर मैं बात करूंगा। उसमें मैंने वो 15-20 वीडियोस भी शूट कर ली। तो ये जो मेरे साथ जो मेरा स्टाफ है, ये आमिर के हमारे बैच के ही बच्चे हैं। अच्छा। तो एक दिन जब आखिरी हमारा फेयरवेल था, जब बैठे हुए थे, तो बच्चों ने कहा यार हमने तो आपके पेज देखे हैं, आप खाने का बड़ा शौक रखते हैं, उसकी वीडियोस भी लगाते हैं, तो आप फूड ब्लॉगिंग क्यों नहीं करते? मैंने उनको बोला भाई मेरे से ये 2 नंबरी नहीं होती, ये पैसे वैसे वाले काम मेरे से नहीं होते। तो मुझे तो कोई भी नहीं देखेगा कि कौन किसको अच्छा लगेगा कि यार तनकीद भी एक्सेप्टेबल होगी। उन्होंने बोला आदिल भाई आप ट्राई करें, हम देखते हैं। तो हमने उसके चक्कर में 5-6 वीडियो शूट की। फूडी बाबा का नाम मेरी इजाद है, मैंने बनाया था फूडी बाबा का नाम। ये क्या कहते हैं, बस हमने स्टार्ट किया और उसके बाद वो मोटिवेशनल लग गई ठुड्डे लाइन और इधर ही शुरू हो गए। अच्छा, तो ये फूडी बाबा का नाम जहन में आया कैसे? यार पता नहीं कैसे क्लिक हुआ, खुद ब खुद क्लिक हो गया, ऐसे ही क्लिक हुआ। अच्छा, आपकी जितनी भी वीडियोस देखी जाती है ना, आप खाना ऑर्डर करते हैं, खाना मंगवाते हैं, सामने उसको रखते हैं और ऐसा लगता है कि आपने मंगवाया ही उसकी बेइज्जती करने के लिए, उसको चखने के लिए। तो आप इसी जहन से मंगाते हैं कि भाई इसकी मैंने बुरी चीजें ही नोट करनी है। असल में मसला ये है कि कुछ चीजें ना हाईलाइट हो जाती हैं फजूल में, कि आपने अगर मेरी 10 वीडियोस देखी हैं तो उसमें 6 बुरी हैं तो 4 अच्छी भी हैं। ऐसा नहीं है कि सारी बुरी हैं। कॉन्सेप्ट ये है हमारा कि हम जो खाना मंगाते हैं उसके कोई प्रमोशनल चार्जेस नहीं होते, कोई उसकी पीछे कोई हिडन एजेंडा नहीं होता। खुले दिमाग से पैसे दिए, पूरे पैसे दिए, खाना मंगा लिया। अब जब मैंने पूरा पैसा देके खाना मंगा लिया तो खाना मेरी प्रॉपर्टी है और मैं उसको अपने तरीके से जज कर सकता हूं और मैं यही करता हूं।
कुछ खाने मुझे अच्छे लगते हैं, कुछ खाने अच्छे नहीं लगते। बात यह कि जो बुरे लगते हैं उसके बारे में बताया भी जाता है, नहीं यार मेरा दिल नहीं चाह रहा, ऐसा नहीं है, मुझे जो उसमें खामी नजर आती है वो मैं बताता हूँ। अच्छा, कभी आपने कोई ऐसा वाकया हुआ हो कि जाहिर सी बात है, अब कोई भी इंसान कोई चीज बनाता है ना और उसको बेचता है, उसके बाद वो देखे कि भाई फला बंदे ने बुराई की है, तो उसको गुस्सा भी आता है। तो कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी खाने की बुराई की हो और किसी साहब का फोन आ गया हो कि भाई हमारे रेस्टोरेंट के खाने की बुराई कर दी आपने? एक लंबी लिस्ट है, लंबी लिस्ट है। बहुत सारे लोगों के धमकी वाले मैसेजेस भी आए हैं, पुलिस से भी धमकियां आई हैं और अपना थ्रेट्स भी आई हैं, तुम्हारे बच्चों को उठा लेंगे। अच्छा। वीडियो अगर वीडियो डिलीट नहीं करोगे, लीगल डिफेमेशन का केस करेंगे। बहुत सारे, बहुत हुए, होता रहता है। तो क्या गार्ड वार्ड साथ लेके घूमते हैं? नहीं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो इसको कैसे फेस करते हो? बस आई और गई? असल में वो बहुत सारे लोग मेरा बैकग्राउंड नहीं जानते ना, इसी वजह से, क्योंकि एक तो पाकिस्तान में तालीम की बहुत कमी है और अनफॉर्चुनेटली फूड ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में ज्यादातर लोग जो हैं वो इस किस्म के हैं जिनके जो पीछे के बैकग्राउंड हैं, यानी कि काबिलियत के बैकग्राउंड। मैं इस बिजनेस पे एक तो डिपेंड नहीं करता, ठीक है। मैं ये काम टोटल शौकिया करता हूँ, शौक में हो रहा है, सिर्फ शौक में हो रहा है। अर्निंग भी नहीं हो रही है? अर्निंग यूट्यूब से पिछले 4 महीने से आना शुरू हुई है, $150-200 महीना। अच्छा। हाँ, $150-200 महीना आते हैं, बट मेरा खर्चा ही करीब 2.5-3 लाख रुपए महीना है फूडी बाबा, खाली फूडी बाबा का। अच्छा, तो ये आपकी जेब से लग रहा है? ये मेरी जेब से लग रहा है। तो अब ये जेब से लग रहा है तो कहीं से तो आता होगा ना, जब भी एक बंदा लगा रहा है तो जाहिर सी बात है मेरे अपने काम धंधे हैं। मैं जो हूँ 2021 तक पाकिस्तान के एक बहुत बड़े इदारे में ग्रेड 19 का अफसर भी रह चुका हूँ। अच्छा। हाँ जी, तो आई एम वेल कनेक्टेड, आई नो इंडस्ट्री कैसे ऑपरेट करती है, तो आई नो, तो मुझे इसकी टेंशन नहीं होती। अच्छा सर, अगर कोई किसी चीज के बारे में कोई नुक्स निकालता है, कोई बुराई ढूंढता है किसी चीज के बारे में ना, तो उसका मोटिव होता है पीछे, वो बोलता है चलो यार मैं इस सिस्टम को ठीक करूं या ये जो बना रहा है इसकी इन चीजों को गाइड कर दूं। तो आपका पर्पस क्या होता है? यही होता है चीजों की बुराइयां और खामियां निकालना, कि मैं इनको बता के ठीक करवा दूं? देखें, एक होता है असल में बार बार जितने सारे लोग मुझसे डिस्कस करने आते हैं ना, वो मुझसे सिर्फ एक लफ्ज यूज करते हैं, बुराई और तनकीद। आप उससे क्यों नहीं पूछते जो अच्छाई करता है, वो क्यों करता है अच्छाई? ये भी तो एक पहलू है ना। सिर्फ बुराई वाला पहले नजर आ जाता है, अच्छाई, बुराई और अच्छाई दो 50-50 के डोमेन है ना। मैं खाना एनालाइज करता हूँ। अब एनालाइज करने का मतलब है वो अच्छा होगा तो अच्छा बोलूंगा, बुरा होगा तो बुरा बोलूंगा। ये शॉर्ट हमने कट किया है। क्या हुआ था आपको, आपके सामने क्या हुआ, आप मुझे बताइए। एक रेस्टोरेंट था, उन्होंने कहा भाई हमारा खाना इस तरह से होता है और आपने इस तरह से कहा था। हालांकि उस रेस्टोरेंट के काफी वीडियोस हैं, मैंने देखे, इन्फ्लुएंसर्स ने बताया कि वो वैसा ही है, लेकिन अभी हमारे सामने आ गई कॉल। अभी हमारा ये इंटरव्यू को हमने बीच में रोका है कि एक साहब की कॉल आ गई एक रेस्टोरेंट के बारे में, जो उन्होंने कहा कि मेरा तो खाना सबको अच्छा लगता है, आपको अच्छा नहीं लगा, ये और वो। मैंने नहीं अच्छा लगा, समझ आता है, मैंने उनको टेक्निकल पॉइंट्स बताए। ये रोजाना की बेसिस पे होता है। देखें सालिक भाई, होता क्या है, एक ईमानदार आदमी होगा या एक बिल्कुल जनरल आदमी होगा ना। आप लोग हैं, जब आप लोग खाना खाने जाते हैं, जब आप किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं, जाहिर सी बात है साल है 50 दफा जाते होंगे, तो आप अपनी जेब से जब पैसा देंगे, तो जब अपनी जेब से आप पैसा देंगे तो आप 50 जगह गए तो आपको 50 की 50 जगह का खाना अच्छा लगा? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है ना, शायद 50 में से 20 भी नहीं अच्छे लगे होंगे जो आपने नई जगह ट्राई की होंगी। और फिर क्या होता है कि आप दोस्तों के ग्रुप की आपकी एक मखसूस जगह बन जाती है कि अब मैं यही खाऊंगा और यहाँ से नहीं खाऊंगा, यहाँ से नहीं खाऊंगा। वजह है ना, वो यहाँ से नहीं खाऊंगा, वो बुराई है ना, आप नहीं कर रहे, मैं बता रहा हूँ। सही है, सही है। अब इसके बावजूद देखें, ये बात भी समझने की बहुत जरूरी है कि जो मैं बताता हूं ये मेरा ओपिनियन है। बहुत आसान एग्जांपल है कि मैंने कुछ जगहों की तनकीद की है या मुझे अच्छी नहीं लगी है, वहां पे आप आंख बंद करें तो एक देग निकल जाती है। तो कोई तो खा रहा है ना। टेस्ट इज सब्जेक्टिव, लोगों को पसंद आता है, मुझे नहीं आता। मैं पहले बोल रहा हूं, मैं ये कहीं नहीं बोलता कि भाई मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं ट्राई करो। भाई जाओ 100 बिस्मिल्लाह ट्राई करो, हो सकता है मेरा टेस्ट बट खराब हो। तो दिस इज पार्ट ऑफ इट। अच्छा, काफी खानों की बुराई पे और इन सारी चीजों पे बात कर ली है, अब आते हैं अच्छाई की तरफ। तो आप ये बताएं, स्पेसिफिक में शहर कराची की अगर बात पूछे, क्योंकि आप रहते हैं, सारी चीजें हैं, तो कराची में सबसे अच्छा रेस्टोरेंट कौन सा है या खाना कहाँ का सबसे अच्छा है? डिपेंड करता है, कुजीन पूछें आप मुझसे। अच्छा, तो आप बताएं। देखें, अगर मैं बिरयानी की बात करूं, मेरे फेवरेट्स जो बिरयानी में हैं वो गौसियान अली बिरयानी है, वो नंबर 1 है। बहुत सारे लोगों को वो नहीं समझ आती, जिसको समझ आती है उसको पता है। देसी स्टाइल की पुराने 1990 की दिहाई वाली बिरयानी है वो। क्या कहते हैं, बगैर गरम मसाले की। कादरी नली बिरयानी भी बहुत अच्छी है, मैं उसको नंबर 2 पे रेट करूंगा। अल्लाह वाला बीफ बिरयानी, ये मेरी टॉप 3 बीफ बिरयानी की चॉइसेस हैं।
फिर आप आ जाएं औरंगी कोरंगी में, ये इलाके ऐसे हैं जो एक्सप्लोर नहीं होते। इनकी हर तीसरी गली में एक पकवान वाला बिरयानी बेच रहा है जो बहुत नस्ली बिरयानी बनाता है, ठीक है। आपको पुलाव वहां पे बड़ा जबरदस्त मिल जाएगा। खुद खाया? मैंने खुद खाए में, मुझे कुछ के नाम याद हैं। रईस का पुलाव बहुत अच्छा है। अपना क्या कहते हैं, हरमैन एक है कोरंगी 1.5 नंबर पे, उसका बीफ कोरमा और उसकी बीफ बिरयानी बहुत अच्छी है। अब जहां तक आप बात करें चिकन बिरयानी की, चिकन बिरयानी नाम की कोई चीज होती नहीं है, मगर अगर आप मान लें कि होती है तो चिकन बिरयानी में अल्लाह वाला बहुत मुनासिब है, बहुत अच्छी है। इसके अलावा अगर आप बी कैटेगरी में चले जाएं, कम पैसों में अच्छी बिरयानी खानी है, तो नसीब भी अच्छी है, अलनाज और फरहान ठीक है। चिकन में वैसे ज़्यादा बिरयानी खाता नहीं हूँ, मगर ये बिरयानी, अगर चिकन की बिरयानी खानी होती है तो मैं किसी शादी के अंदर या किसी पकवान से देख बनवाता हूँ, वो अच्छी होती है। जो कराची में रिटेल चिकन मिलती है वो सिर्फ अजीनोमोटो, अपना सेला चावल की मार होती है और कुछ नहीं होता। ऐसा ही है सर। अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहे खाने का, क्योंकि खाने का तो हम कराची में देखते हैं कि भाई जिसने खाने का खोल लिया ना, उसके तो बस रश लग जाता है उसके आगे। ये गलत, ये देखते हैं हम लोग, ये गलत फहमी है। अच्छा चलें आप कंटिन्यू करें अपना कहते सवाल। भी हैं, अगर कोई बिजनेस की एडवाइस मांगता है ना तो बोलते हैं भाई खाने का खोल लो, लोग क्योंकि खाना नहीं छोड़ते। अच्छा चलें, आप उसको करेक्ट करेंगे, बताएंगे कि क्यों। तो अगर कोई बिजनेस करना चाहे कराची में खास तौर पे, तो और वो खाने का करना चाहे, तो आप क्या समझते हैं कौन सा बिजनेस ऐसा है जो आसानी से और अच्छा रन कर जाए? देखो सालिक, सबसे पहले तो एक बात ना, पाकिस्तान में ज्यादातर ना देखा देखी का बड़ा माहौल है। होता ये है कि यार मेरे मोहल्ले के करीब, मेरे मोहल्ले के बाहर एक बन कबाब वाला है, मैंने उसको सुबह से शाम देखा, वो 500 बन कबाब बेच देता है, मैं भी बन कबाब लगा लेता हूँ। देखा देखी में कोलाची चल रहा है तो मैं रेस्टोरेंट खोल देता हूँ। जिसके पास पैसा है 90% बोलते हैं रेस्टोरेंट खोल देता हूँ। देखिए, रेस्टोरेंट खोलना और रेस्टोरेंट को चलाना, किसी भी सेटअप को, चिप्स के ठेले से लेके कोलाची लेवल के रेस्टोरेंट तक, ये इतना मुश्किल काम है, इतना मेहनत तलब काम है, और ये आपके दिन रात छुट्टियां जिंदगी सब पागल कर देते हैं। ऐसा ही लोगों को सिर्फ दूर के सपने दिखते हैं, लोग उसके दुकान पे बन कबाब से मल्टीप्लाई करते हैं और प्रॉफिट निकाल लेते हैं। इतना आसान नहीं है, ठीक है। खाने का बिजनेस मैं उस बंदे को एडवाइस करूंगा ही नहीं जिसके अंदर अपना हौसला नहीं है, जो क्या कहते हैं हर चीज में फूंक फूंक के कदम रखता है, और जो अपनी टोटल जमा पूंजी खाने के बिजनेस में लगाता है, उसको तो बिल्कुल एडवाइस नहीं किया जाएगा। क्यों? खाने का बिजनेस में देखें होता क्या है, एक बंदे ने, एक फर्ज करें बिस्किट की फैक्ट्री लगाई, मैन्युफैक्चरिंग है ना, बिस्किट पे नहीं आते हैं। एक बंदे ने प्लास्टिक की बोतल की फैक्ट्री लगाई, ठीक है। आपने प्लास्टिक की बोतल की फैक्ट्री लगाई, आपने 1 लाख बोतलें बनाई, ठीक है। आपकी 10,000 बिकी, 90,000 नहीं बिकी, ठीक है। 90,000 आप आधे पैसों में तो बेच दोगे ना, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग में आपका सबसे बड़ा खर्चा आपकी इन्वेंट्री होती है, या जो माल आप बनाते हो, ठीक है, वो माल कहीं ना कहीं बिक सकता है। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का प्रॉब्लम ये कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की फिक्स्ड कॉस्ट बहुत हाई है। अब आम आदमी को समझाने के लिए फिक्स्ड कॉस्ट का क्या मतलब है, आपने एक सेटअप लगाना है तो आपने रेंट भी देना है, आपने स्टाफ की तनख्वाहें भी देनी है। अगर आपने ब्रोस्ट का सेटअप कर रखा है या फास्ट फूड का सेटअप कर रखा है तो सारा दिन, एक दिन में 30 लीटर तेल भी जलाना है। आपने जो खाने का सामान लेना है, अब जैसे आप बन कबाब लगाते हो तो आपने अगर 100 बन लिए हुए हैं तो वो 100 बन मुश्किल से एक दिन चलेंगे। पेरिशेबल इन्वेंट्री है, यानी कि आपने जो सामान रखा है वो अगर आपका नहीं चला तो गया, ठीक है। यानी कि इन शॉर्ट एक बंदे ने 10 लाख रुपए एक रेस्टोरेंट पे लगाए, अगर वो रेस्टोरेंट नहीं चला तो पूरे के पूरे 10 लाख तेल नहीं होंगे, 16 लाख तेल होंगे। 16 लाख तेल? हाँ, कैसे? 10 लाख का सेटअप है, महीने का खर्चा 2 लाख रुपए, वो 2 लाख रुपए का रेस्टोरेंट नहीं चला तो वो भी जेब से गया ना, जेब से गया। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो रेस्टोरेंट में लोग ये नहीं समझते हैं, वो ये सोचे समझे बगैर कि इस काम में फिक्स कॉस्ट कितनी है, अखराजात कितने हैं, कूद पड़ते हैं। आपको सबसे पहले ये समझना चाहिए कि ये 1 दिन का काम नहीं है, 2 महीने का काम नहीं है, पैसा आग की तरह फूकेगा। तो हर वो बंदा जिसके पास 6 महीने का सेटअप चलाने का खर्चा नहीं है, वो तो बिल्कुल ही रेस्टोरेंट ना चला। सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि देखें, पहले दिन से ना मीटर चलना शुरू हो गया, तनख्वाहें शुरू हो गई, गैस शुरू हो गई, पेट्रोल शुरू हो गया, रेंट शुरू हो गया, मटेरियल चलना शुरू हो गया। एक सादा सी बात है, आपने सोचा कि मैं 100 बन कबाब बेचूंगा, आपके 95 बिके, ठीक है, 5 का मटेरियल जाया हो गया, वो 5 का जो जाया हुआ ना, वो आपका 25 का प्रॉफिट खा गया। ओहो,
उसके साथ तो प्रॉफिट भी आना था ना। उसके जो 5 बन बच गए ना, वो आपका प्रॉफिट खा गया 20 बनों का, यानी कि आपकी टोटल जो प्रॉफिट हुई वो 75 बर्गर बन कबाब पे हुई। ठीक है, मेरे पास ऐसे अनगिनत केसेस आते हैं उन लोगों के जो रेस्टोरेंट खोल के बैठे हुए हैं, उनके पास रश भी है, वो फिर भी लॉस में चल रहे हैं। अच्छा, वो इसी वजह से जो आपने चीजें बताई? नहीं, वो इसी वजह से लॉस पे इसीलिए चल रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि वो करते क्या हैं, या फर्ज करें अपना पाकिस्तान चौक पे मैंने देखा कि ये बन कबाब वाला 500 बन कबाब बेच रहा है और 50 रुपए का बन कबाब बेच रहा है। अब लड़के क्या करते हैं, या बच्चे आजकल के हमारे, जिनको ये आजाद चाय वाला और रेहान अल्लाह वाला ने चूतिया बनाया हुआ है कि भाई मैं जो हूँ बिजनेस खोल लो, फ्रेंच फ्राइज का रेड़ा खोल लो। वो करते क्या है, सामने वाला 50 में बेच रहा है, वो खुद भी 50 की बेचना शुरू कर देते हैं, अपनी कॉस्टिंग ही नहीं देखते। अब वो बंदा 3 मन आलू मंगा रहा है, ठीक है, तुम 40 किलो आलू मंगा रहे हो, तुम्हारे 40 किलो के आलू में और उसके 3 मन के आलू में कोई कंपटीशन ही नहीं है। होगा क्या कि तुम, वो 50 का बेच रहा है, उसको तोड़ने के लिए बोलोगे ये 50 का बेच रहा है ना, मैं 40 का बेच देता हूं। अब 40 में आपकी कॉस्ट ही नहीं आ रही, ठीक है, अब हो सकता है आ रही है, हो सकता है अब 40 में आपकी कॉस्ट ही नहीं आ रही, आप बोल रहे हो यार सेल तो मेरी तबाही हो रही है, प्रॉफिट तो नहीं है। कितनी बार ऐसा हुआ है, मेरे पास बच्चों के मैसेजेस आते हैं कि सर हमने रेस्टोरेंट खोला है और हमने डील निकाली है, 2 जिंगर 2 ड्रिंक 600 रुपए, आप आके प्रमोट कर दें। अब मेरी जगह 50 ब्लॉगर हैं, वो मांगते हैं 5 से लेके 50,000 प्रमोट कर देते हैं। मैं पता है उसको क्या बोलता हूँ, 600 की कॉस्टिंग तो बताओ। उसका सामने से जवाब क्या होता है, सर कॉस्टिंग छोड़े, अभी तो रश चलाना है। अबे उल्लू के पट्टे, 600 रुपए में जो तू ये 3 आइटम बेच रहा है, उसमें तेरी गैस और पेट्रोल, गैस और तेल भी नहीं निकल रहा। एंड में क्या होता है, गैस और तेल की 2 लाख की उधारी खड़ी हुई है और सेल बहुत ज्यादा है, तो बंदा नुकसान में गया। ऐसे, और जो आपका शुरू में सवाल था कि रेस्टोरेंट खोल लो, आप लोग सिर्फ खुलते हुए देख रहे हैं। आपने, आप जिस मोहल्ले में भी आप रहते हो, आपके मोहल्ले में पिछले 5 साल में 50 रेस्टोरेंट खुल के बंद हुए होंगे। बंद होते हुए नहीं देख रहे ना भाई, बंद भी होते हैं। मैंने खुद 3 रेस्टोरेंट बंद किए हैं, जिसमें से एक प्रॉफिट में था, प्रॉफिट में होते हुए बंद कर दिया कि भाई मेरे से नहीं संभाला जा रहा। अच्छा, प्रॉफिट में जा रहा था फिर भी आपने बंद कर दिया? मैं 2016 में जो मेरा रेस्टोरेंट था, वो महीने का मुझे 80 से 1.25 लाख रुपए प्रॉफिट देना शुरू हो गया था आखिरी 3 महीने में। बट मैंने देखा कि यार ये 80,000 से 1.25 लाख के प्रॉफिट के लिए अदील साहब 11 बजे उठो और रात के 2 बजे गल्ला बंद करो, सारा दिन गैस तेल मुंह में लो और बच कुछ नहीं रहा, तो बंदी कर दिया मैंने। अच्छा, तो सर आपने अभी बताया था कि आपका शौकीन है, ये सारा काम जो है ना शौकी आप कर रहे हैं, आपकी जो समझे कि फाइनेंशियल जो आपके चीजें पूरी होती हैं वो दूसरे काम से हो रही हैं, तो वो कौन से बिजनेसेस हैं? तालिक, मेरे अपने इस वक्त रनिंग 4 बिजनेसेस हैं। 4 बिजनेस एट अ टाइम चला रहे हैं? जी, एट अ टाइम चल रहे हैं, इसीलिए आउटडोर शूटिंग नहीं होती ना, यही ऑफिस में बैठा रहता हूँ। मेरा एक फर्म है, हम प्रोवाइड करते हैं कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, रिसर्च सर्विसेज, SEO सर्विसेज, वेबसाइट डेवलपमेंट। मैं पाकिस्तान के क्या कहते हैं पुराने तरीन फ्रीलांसर्स में से एक हूँ। मैं 2009 से फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। जो मेरी ये फर्म है, इसमें मेरे पास 60 मुलाजिम हैं, मेरे 2 ऑफिस हैं। तो हम जो है इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए प्रोजेक्ट्स करते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, UK, UAE, US और थोड़ा बहुत US और कनाडा, गोस्ट राइटिंग हर तरह की। हमारी 60 लोगों की टीम है और 24 आवर्स काम चलता है। ये मेरा एक बिजनेस है। दूसरा मेरे अपने जो है वो क्या कहते हैं होलसेल है, मोबाइल फ़ोन की एक्सेसरीज और गैजेट्स की। अच्छा, सदर में स्टार सिटी के सामने मोहम्मद अली होलसेल बिल्डिंग है, मुझे नाम याद नहीं रहता कभी क्या रहा है उसका, उसमें हमारा स्टोर है। अब पहले हमारी रिटेल आउटलेट थी, अब हम होलसेल पे आ गए हैं। 2 हमारे ई-कॉमर्स स्टोर हैं उससे रिलेटेड, और वो ई-कॉमर्स स्टोर भी चलते हैं। उसमें मैं पार्टनरशिप पे हूँ, 100% ओनर नहीं हूँ, और उसको भी मैनेज करते हैं। उसकी सारी सप्लाईज, दराज वगैरह, ऑनलाइन मार्केटिंग, मैनेजमेंट, वो। फिर इसके बाद मैं रेस्टोरेंट की कंसल्टेंसी करता हूँ। अच्छा, जो टॉप टियर रेस्टोरेंट्स खुलते हैं उनका मेन्यू डिज़ाइन करवाना, उनकी रेसिपियाँ ठीक करवाना, उनको रेसिपियाँ डेवलप करवा के देना, उनके डिज़ाइंस, उनके लोगो, उनकी पूरी प्रोफाइल बना के देना, ये मैं करता हूँ। किस तरह कैंपेन उनकी पूरी चलेगी? हाँ, नहीं मार्केटिंग एस्पेक्ट नहीं, मैं प्रोडक्ट एस्पेक्ट्स पे काम करता हूँ कि अब मैंने बर्गर लॉन्च करना है, तो हमने उस बर्गर पे वर्क करना है कि आपने बर्गर किस तरीके से बनाना है, क्या प्राइसिंग रखनी है, क्या बीफ लेना है, सोर्सिंग कैसे होगी। फिर मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ,
माजू में प्रोफेसर भी हैं आप? जी, माजू में फिलहाल अभी इस सेमेस्टर ब्रेक लिया हुआ है, वरना एंटरप्रेन्योरशिप और डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाता हूँ। अच्छा, ग्रेट ग्रेट। ठीक है, इसके अलावा जो है मेरी स्ट्रेटेजिक रेस्टोरेंट्स में इन्वेस्टमेंट्स हैं, 3 से 4 रेस्टोरेंट हैं मेरे जिसमें मेरी इन्वेस्टमेंट्स हैं, और उन पे भी मेरी कंसल्टेंसी भी चल रही होती है और ऑपरेशंस भी देख रहा होता हूँ। सर बोलने में इतना टाइम लग गया, बताने में इतना टाइम लग गया, मुझे सुनने में इतना लग गया, तो आप मैनेज कैसे कर लेते हैं? और उसके बाद आपने फूडी बाबा खोल लिया है, तो ये तो एक अलग 24 घंटे का काम तो यही है। नहीं तो आप अगर देखेंगे तो आम बंदे को फौरन समझ में आ जाएगा कि ये बंदा 25 में से 20 वीडियोस जो है वो ऑफिस में बैठ के कर रहा है। ऑफिस में बैठ के करने की सबसे बड़ी वजह ये है कि मेरे पास बाहर जाने का टाइम नहीं, बाहर जाने का टाइम नहीं है, फिर हम ऑफिस में बैठ के इसीलिए करते हैं कि हम इस हद तक कोशिश करते हैं कि सामने वाले को पता ही नहीं चले कि खाना फूडी बाबा को आ रहा है। ये भी हमारी कोशिश होती है कि सामने वाले को पता ही ना चले, क्योंकि अक्सर ऐसा हुआ है कि जरा सी भनक पड़ गई है तो 2 आइटम मंगाया तो टेबल भर जाती है, 10 आ जाते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि किसी को पता चला कि फूडी बाबा के लिए जा रहा है, या तो उसने रोक लिया हो कि नहीं यार ये ऐसा भी हुआ, या तो फिर उसने और अच्छे से करके दे दिया? मैं आपको बताता हूँ कितने, बल्कि अब क्योंकि थोड़ा सा फेस मेरा ज्यादा फेमिलियर हो गया, कितने रेस्टोरेंट, एक मशहूर रेस्टोरेंट था, उस पे मैं अपनी फैमिली के साथ खाना खाने बैठा हुआ था, मैंने ऑर्डर दिया, खाना आके टेबल पे रख चुका था, बच्चे पहला निवाला लेने का, बंदा आके प्लेट वापस ले गया। मैंने कहा क्या हुआ? वो सर कह रहे हैं दूसरा भेजना, ये नहीं। मैंने उसको क्या बोला? मैंने उसको बोला तुम मुझे बताओ कि इस प्लेट में मसला क्या है, ऐसा क्या है कि एक आम आदमी की तरह जो प्लेट आई थी वो मुझे देख के तुम्हारा एटीट्यूड बदल गया? ये नहीं होना चाहिए था ना। इसका क्या मतलब है कि जाहिर सी बात है सामने वाले के दिल में था कि नहीं यार ये चीज ठीक नहीं है, जब भी उसने नहीं दी। कितनी जगह ऐसा हुआ है कि ऑर्डर दिया, मेरे बराबर वाले बंदे को दे दिया, मुझे नहीं दिया, सर आपको नहीं देंगे, मना कर दिया, देंगे ही नहीं, देंगे ही, तो आपको भेज दिया वापसी? मुझे मना कर दिया कि सर, कुछ लोग तो इस तरह मना करते हैं कि सर आपके लिए चीज नहीं है, यानी वो खुद एडमिट कर रहे होते हैं कि आप कीड़े निकालेंगे। तो कभी आपको ये फील नहीं हुआ, कभी किसी मोड़ पे जाके आप बैठे हो, आपने सोचा हो यार मैं काम भी कर रहा हूँ इतना और कहीं कहीं से खाना मुझे नहीं दे रहे हैं, ऐसा लोग मेरे बारे में सोचते हैं, कमेंट्स करते हैं, हाँ। तो कभी सोचा कि नहीं यार बस इतना कर लिया बहुत है, बैठ करो? अभी आपने शुरू में बोला ना बुराई, तो उसके साथ अच्छाई भी है। कितनी जगह ऐसा हुआ है कि मैं रेस्टोरेंट, मगर अब अच्छाई वाली बातें भी है ना कि मैंने खाना मंगाया तो ओनर आके बैठ जाएगा, सर आपको खाना अच्छा लगा? नहीं अच्छा लगा, ठीक है। वो बोलेगा क्या अच्छा नहीं लगा? ये अच्छा नहीं लगा ना, वो शेफ को बुलाएगा, बोलेगा अब जब तक तुम सही नहीं बनाओगे, ये जब तक ये ओके नहीं करेगा तुम नहीं जाओगे। अच्छा। ऐसा भी होता है, ये फर्क है उसका, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जिनका मैंने नेगेटिव रिव्यू दिया, उनकी टीम ने मुझे कांटेक्ट किया, मुझे बुलाया, मुझे बिठाया, ठीक है आपको समझ नहीं आ रहा ना, आप मुझे बताएं किस तरह करें। मैं उनके साथ बैठा हूं और वो मुतमईन हुए और बाद में उन्होंने मुझे बताया है कि जब ये प्रोडक्ट हमने सही किए उसके बाद सेल 4 गुना बढ़ गई। अच्छा, ऐसा भी देखिए पॉजिटिवली कोई लेगा किसी चीज को तो उसको बेहतर भी करेगा, तो ये एक इम्पैक्ट अच्छा जा रहा होता है। मगर अब मसला बहुत ज्यादा हो गया है, अब ये कि अब मेरा फेस इतना कॉमन हो गया है कि अब मेरा जेन्युइन रिव्यू करना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि किसी भी रेस्टोरेंट में मुझे पैसे ही नहीं देने दिए जाते। अच्छा, हाँ, अब नहीं होता। अच्छा, कभी ऐसा कुछ हुआ है कि किसी एक अच्छे आपके कोई दोस्त हो, कोई ब्लॉगर हो, इन्फ्लुएंसर हो, उसने किसी स्पेसिफिक जगह की तारीफ की हो और आपको भी वहीं से फोन आया हो, आपने कोई ऐसी वीडियो बना दी हो जो उनके अगेंस्ट जा रही हो? कभी ऐसा हुआ कि उनकी कॉल आ गई, यार बाबा फूडी बाबा ये क्या कर दिया? बहुत दफा हुआ है, बहुत दफा हुआ है। अच्छा, स्नैकफ्लिक्स ही ले लेना आप। स्नैकफ्लिक्स में आधी दुनिया ने तो अच्छे रिव्यू बनाए कि जन्नत का खाना है वो, उनको तो ऐसे ही लग रहा था कि जन्नत का कॉर्न डॉग है। कॉर्न डॉग के नाम पे वो कॉर्न डॉग ही नहीं था, उसमें कॉर्न मील ही नहीं था। आप भुट्टे का डॉग बोल रहे हैं, उसमें भुट्टा ही नहीं है और सारी दुनिया तारीफ करे जा रही है, क्यों? टेस्ट में अच्छा लग रहा है। भाई तुम मुझे क्या कहते हैं सूजी की खीर दे दो और बोलोगे चावल की, तो मैं बोलूंगा ना चावल की नहीं है यार, खत्म। तो सर आपके फेवरेट जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, काफी लोग काम कर रहे हैं, फूड के हवाले से भी, हर हवाले से लोग काम कर रहे हैं, तो आप किसको पसंद करते हैं? आप फ्री टाइम में किसकी वीडियोस देखते हैं? मैं मुख्तलिफ लोगों की वीडियोस मुख्तलिफ वजह से देखता हूँ। अच्छा, एक एग्जाम्पल है, हमारे भाई हैं, छोटे भाई हैं, कुछ एक्स्ट्रा कर सुमेर जी, मेरे हिसाब से उससे अच्छा वॉइस ओवर मैंने शायद ही किसी बंदे का देखा है। अच्छा, उसकी वीडियो अच्छी मुझे लगे ना लगे, मगर उसका जो रवानी है ना बोलने की और वो जो डायलॉग्स लिखता है वो इतने जबरदस्त होते हैं कि दिल चाहता है उसकी बात आप सुनो। अच्छा, तो वो बड़ा अच्छा काम करता है। उनको कोई अवार्ड वगैरह भी मेरे ख्याल से? हाँ, इस साल उसको बेस्ट डिजिटल यूट्यूबर का अवार्ड भी मिला है। अच्छा, तो वो माशाल्लाह से सुमेर बहुत अच्छा काम करता है। फिर वो 3 दोस्त हैं, कॉल अस ब्रदर्स, वो उनके जो शॉर्ट्स होते हैं वो प्रोडक्ट वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत करते हैं, उनके शॉर्ट्स बड़े अच्छे हैं। फिर अगर आप आ जाएं, अगर आप शॉर्ट्स की बात करें तो हमजा भट्टी भी बहुत जबरदस्त वीडियोग्राफी करता है। ये और बात है कि सारे रिव्यूज जाली होते हैं उसके। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल 2 नंबर होते हैं, बट
अगर आप मुझे बोलें कि उसकी जो शूटिंग है वो बहुत क्वालिटी की शूटिंग है, ठीक है, प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत प्रोडक्शन क्वालिटी, वीडियोग्राफी, एडिटिंग टॉप नॉच, वेरी गुड, बट इसके अलावा इन जनरल मेरा इन सबसे कॉन्सेप्चुअली इख्तिलाफ है। मैं इंडिया के बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स को देखता हूं, मैं आयुष सप्रा को देखता हूं, आयुष सप्रा इज वेरी गुड। फिर एक है, पता नहीं आप लोग जानते हैं कि नहीं, अमर सिरोही, फूडी इनकारनेट। अच्छा, नहीं मैंने नहीं उसको एशिया के 2 दफा बेस्ट व्लॉगर का, फूड व्लॉगर का अवार्ड मिल चुका है, अमर सिरोही। अमर सिरोही इज एक्सीलेंट, वेरी गुड। तो ये है। अच्छा सर, सोशल मीडिया आया है, पहले ये चीजें इतनी थी नहीं कि आसानी से किसी के भी हाथ में एक्सेस आया, उसने कुछ भी बोला और डाल दिया बगैर किसी सोचे समझे। पहले तो लोगों के पास कंट्रोल होता था चीज़ों का। तो आप क्या समझते हैं कि सोशल मीडिया का आना और इतने अकाउंट्स का चलना, ये इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है? इसका इम्पैक्ट सिर्फ नेगेटिव है, सिर्फ नेगेटिव, सिर्फ नेगेटिव है। इसकी मैं आपको नंबर से और फाइनेंस से वजूहात बताता हूँ। देखें, सबसे पहले तो ये कि एक क्या हो रहा है कि लोग फूडी बाबा को देख रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा कर को देख रहे हैं, या फूडी बाबा ने और कुछ एक्स्ट्रा करने हमजा भट्टी को देखा या किसी और को देखा। होता क्या है कि हम इनको देखते हैं। अब एक आम बच्चा है जो एक गरीब फैमिली में रहता है, जिसके पास इतने वसाइल नहीं है, वो करता क्या है, मैं भी फूड ब्लॉगिंग शुरू कर दूं। वो मोबाइल लेके निकल जाता है, ठीक है, धक्के खाता है, शूटिंग करता है, 10 में से एक वीडियो उसकी चल पड़ती है। जब एक वीडियो चल पड़ती है तो रेस्टोरेंट वाले जो है उसको मुफ्त खाना देना शुरू कर देते हैं। मुफ्त खाने से फिर शुरुआत होती है, फिर आने जाने के बाइक के पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं, फिर और मशहूर हो जाता है तो और पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि इससे ये लोग जो है इस इंडस्ट्री में ऐड होते जाते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, अब आप आज समझ लें कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन है 25 करोड़, ठीक है, ठीक है, अगले साल ये हो जाएगी 25 करोड़ 50 लाख, ठीक है, यानी कि 2.5% का इंक्रीज। अगर ब्लॉगर 2023 में 1000 थे तो अगले साल 1200 होंगे। फूड ब्लॉगर या जितने भी लाइफस्टाइल ले लें, ब्लॉगर्स हर रोज ना एक नया लड़का उठ के आ रहा है, हर रोज। अब देखें हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि मार्केट में देखने वाले 25 करोड़ लोग हैं या 2 लाख, मैं 2 लाख से समझाता हूँ, 2 लाख लोग हैं। अब अगर एक नया लड़का 50 व्यूज ले गया, ठीक है, तो वो मेरे खाएगा ना, या हमजा भट्टी के खाएगा या किसी और के खाएगा। तो दिखाने वाले बढ़ रहे हैं और देखने वाले नहीं बढ़ रहे। उससे क्या हो रहा है, व्यूज डिवाइड हो रहे हैं। अब जो व्यूज डिवाइड हो रहे हैं तो इससे जो अर्निंग है ना, वो अर्निंग ऑटोमेटिकली कम होती जा रही है। 2015 में 1 मिलियन व्यूज पे यूट्यूब पे अगर $3000 मिलते थे तो अब 1100 मिलते हैं। 1100 मिलते हैं। रेट कम से कम होता जा रहा है। फेसबुक का, जिन लोगों का बाहर से मोनेटाइज है, 1 मिलियन व्यूज पे 2024 का रेट $35 से $45 है, 1 मिलियन व्यूज पे बस जी। 2021 में ये रेट 150 से ऊपर था। क्योंकि जब फेसबुक को, मैं क्यों किसी को पैसे दूं जब मुझे पता है कि इतने सारे व्यूज बन रहे हैं, नहीं दे रहा। तो आगे जाके ये इंडस्ट्री डाइल्यूट होती जाएगी, पैसे कम होना शुरू हो जाएंगे। मैं जानता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, ऐसे लोग जो 2020-21 में यूट्यूब से $1 लाख कमा रहे थे, अभी वो 5000 पे, 1 लाख से डायरेक्ट 1 लाख से 5000 पे, ऐसे भी हैं। और उनको पता है मैं किनकी बात कर रहा हूं। आपको हिंट दे देता हूं कि वो पॉडकास्ट करते हैं। ठीक है। तो 1 लाख से वो $5000 पे आ गए, उससे भी कम। तो लोगों के व्यूज कम होते जा रहे हैं। आप अगर एक डकी की वीडियो देखें, पता नहीं आप लोगों ने देखी है, जिसमें उसने ये बात खुद कही है कि मुझे पता है मेरी डेली व्लॉगिंग 1 साल से ज्यादा नहीं चलेगी। आप अगर डकी के व्यूज देखें तो 2023 में एवरेज 3 मिलियन थे, अब 1.5 मिलियन पे आ गए। ये और नीचे जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि दूसरे और कर रहे हैं, उनको दूसरों की बीवियां देखनी है, एक की बीवी से बोर हो गए। कंटेंट बढ़ता जा रहा है ना, तो ये इंडस्ट्री के लिए नुकसान है। इंडस्ट्री के लिए नुकसान है। आरपीएम सीपीएम रेट ये गिर रहा है। यस, आरपीएम सीपीएम रेट मुस्तकिल गिर रहा है और ये और गिरेगा। बात बिल्कुल आपने करेक्ट कही है, सही है। जितना कंपटीशन बढ़ता है उतना ही फिर जो है ना वो बिजनेस, वो कहते हैं ना उरूज को ज़वाल है। तो इस तरह से तो है। तो सर काफी बात, आप ये भी देख लें कि आप 2015 के इंटरनेट पे देखें टॉप फूड ब्लॉगर, 2018 के देखें, उनमें से आधे गायब होंगे। क्यों? देखें, फूड ब्लॉगर की एक इंडस्ट्री में जो उरूज और जवाल है ना, मेरे हिसाब से मैक्सिमम 3 साल है। वो 3 साल ऊपर जाता है, फिर उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। आप कितने व्लॉगर्स अभी देख रहे होंगे, कितने हैं, क्या कहते हैं, जिनके अभी मैंने 1-2 के नाम भी लिए, आप उनके अभी के व्यूज देखें और साल पहले के व्यूज देखें, जमीन आसमान का फर्क है। या तो फिर उन्हें कोई एक ऐसी स्ट्रेटेजी चलानी पड़ती है, कोई ट्रेंड में आने के लिए कोई काम करना पड़ता है ऐसा कि वो उंगलियों के निशानों पे आए, फिर लोगों के ना, लोग उनकी तरफ देखें। तो वो तनकीद की ज़िम्मे में भी आते हैं,
ताकि वो मार्केट में चलते रहे। अब काम तो यही करना है ना। अच्छा सर, एक बात आखिरी में पूछूंगा क्योंकि काफ़ी टाइम ले लिया है आपका और ड्यूरेशन भी जा रही है। ये जो हमारी वीडियोस होती हैं, इसको जैसे आपने बताया कि आरपीएम रेट और सीपीएम रेट, इस पे बंदा कमा रहा होता है। अब तो बची वो सीधी सीधी इसके बरक्स अगर हम देखें तो वो स्पॉन्सरशिप हो गई, इससे अब एक बंदा अर्निंग का जरिया कर सकता है। तो खाने का जो व्लॉगर है उसके पास अगर किसी रेस्टोरेंट की कॉल आती है कि भाई आपने मेरे रेस्टोरेंट के लिए वीडियो बनानी है, तो उसकी क्या वर्थ होती है, किस तरह से उसको झांचा जाता है और किस तरह से पैसे लगाए जाते हैं उसके? एक अच्छा सवाल है। देखिए, एक रेस्टोरेंट वाला ना क्या करता है, वो सबसे पहले तो अपना बजट देखता है। अगर तो उसका बजट है कि यार वो किसी ऐसे व्लॉगर को बुला सकता है जिसकी फूड फॉलोइंग जो है, जिसकी जो फैन फॉलोइंग है वो पर वीडियो 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख या उससे ऊपर, ठीक है। जिस बंदे की कंसिस्टेंट 1,00,000, 2 लाख, 2.5 लाख व्यूज से ऊपर वीडियो है, वो कम अज कम भी 20,000 रुपए लेगा। कम अज कम 20,000 रुपए लेगा, और हो सकता है ट्रेंडिंग में चल रहा हो तो 35 से 40,000। ये रील के बता रहे हैं आप? नहीं, एक वीडियो के अक्रॉस फॉर्मेट। रील वाले फिर उससे ऊपर है। अच्छा, रील वालों के नखरे उससे ज्यादा है। रील वाले वो होते हैं जो मिलियन पे होते हैं कि मैं रील के इतने लूंगा, इसके इतने लूंगा, इसके इतने लूंगा। मगर देखिए, कंटेंट पे भी डिपेंड करता है। अब एक एग्जाम्पल है कि क्या कहते हैं, एक बंदा है, उसकी नीश बहुत स्ट्रांग है कि वो बहुत, उसके पास आपके फॉलोअर्स पे बहुत डिपेंड करता है। ठीक है। एक ब्लॉगर है, उसके फॉलोअर्स जो हैं, फर्ज करें एक बंदा नाजमाबाद का है, उसके पास 1 लाख फॉलोअर्स हैं, वो नाजमाबाद से नहीं है, ऑल ओवर कराची से। ठीक है। उसकी रीच ज्यादा होगी। ठीक है। अब एक ब्लॉगर है जो बेचारा समोसे बिरयानी, बेचारा तो नहीं कहूंगा, समोसे बिरयानी बर्गर करता है। अगर आप उसको उठा के डिफेंस का ब्रॉडवे का पिज्जा करा दोगे तो उसकी तो फॉलोइंग के पास पैसा ही नहीं। मैं इसीलिए रेस्टोरेंट वालों को भी समझाता हूं कि जब ब्लॉगर को बुलाओ तो व्यूज देख के नहीं बुलाओ। समझदार लोग क्या करते हैं कि अब एक आसान लोगों का तरीका क्या है, अल्लाह राजी के पास सुमेर गया, उसकी वीडियो के 3 लाख व्यूज आ गए ना, तो उसको सुमेर भाई, माजरत मैं आप समझाने के लिए बोल रहा हूं, अल्लाह राजी के पास सुमेर भाई गए, उनकी वीडियो अगर 5 लाख पे चली गई, मुझे कुछ नंबर्स नहीं पता, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, 5 लाख पे चली गई, तो वो दूसरा जो है कोई और नली बिरयानी बोलेगा यार सुमेर ने इसके पास किया, मेरे पास भी आ जाओ। या वो सुमेर जैसा कोई और ब्लॉगर उठाएगा और उसको बुला लेगा। तो इस वक्त लोग सोचे समझे बगैर काम कर रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं चल कौन रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या है क्या नहीं है। बस इन जनरल जो समझदार रेस्टोरेंट्स हैं वो अपनी प्रोडक्ट को देखते हैं, अपनी प्रोडक्ट की पर हेड प्राइस निकालते हैं। अब एक रेस्टोरेंट है जो बीफ बर्गर बेच रहा है, उसकी प्राइस जो है वो 400 से 700 रुपए की रेंज के बीच में है, तो वो ऐसा ब्लॉगर ढूंढेगा जिसके फॉलोअर्स इस लेवल पे हों और फिर उसको बुलाएगा, ताकि फिर वो उसका फायदा भी तो हो ना, और दोनों को हो, कन्वर्जन हो, जब ही तो फायदा होगा। सर, सबसे महंगा ब्लॉगर फिर कौन हुआ अभी इस वक्त आप जिसको देख रहे हैं कि वो सबसे ज्यादा चार्ज करता है और काम भी अच्छा है? मुझे चार्जेस के बारे में इतना ज्यादा नहीं पता, बट मैं समझता हूँ कि कराची में सबसे बड़ा तो इस वक्त जिया तबारक ही होगा। जिया तबारक, हाँ, जिया भाई होंगे। उनका नाम तो सभी जानते हैं और लेते भी हैं और देखते भी। मगर आप जितने बड़े होते जाओगे ना, उतना आपको प्रॉब्लम ये कि आपकी फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी। फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी। देखें, अब एग्जाम्पल है कि अगर आप 15,000 रुपए पर ब्लॉग लेते हो, आपको हर रोज दिहाड़ी लग रही होगी, मगर अगर आप लेते ही 1 लाख रुपए हो तो फिर आपको बुलाएगा ही वो रेस्टोरेंट जिसकी 1 लाख की औकात होगी। ऐसा ही है। तो फिर वो रेस्टोरेंट ही कम हो गए ना, रेस्टोरेंट कम हो गए तो आपको महीने की 3 मिलेंगी, मिलना उतना ही है। घुमा फिरा के इंडस्ट्री में मिलना उतना ही है। और मैं बच्चों को ये समझा दूं जो ये समझ के आ रहे हैं कि करोड़ों की इनकम है फूड ब्लॉगिंग में, वो नहीं है। एक लेवल पे आके सब रुक जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि जितना जिया तबारक महीने के कमा रहा होगा, एक 5,000 वाला ब्लॉगर उसके करीबी होगा, क्योंकि वो रोजाना जा रहा है, क्वांटिटी ज्यादा है उसके पास। ऐसा है।